हेलो एवरीवन, क्लास 12 आरबीएससी विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में पीयूष प्रवाह चैप्टर 3 गोरा स्टार्ट किया था। अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि महादेवी वर्मा जो लेखिका है वो अपने पास बहुत से जीव जंतु पाला करती थी। उसे पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसकी बहन श्यामा के कहने पर उसने गोरा को भी अपने घर ले आई। गोरा कौन है बेटा? एक गाय, ठीक है। और उस गाय का लेखिका के घर ऐसा स्वागत किया गया जैसे कोई मनुष्य का स्वागत किया जाता है, व्यक्ति का स्वागत किया जाता है। गले में माला पहनाई गई, बर्फ़ी खिलाई गई, गोरा को तिलक लगाया गया, ठीक है। फिर गोरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छी थी। सभी गोरा का जो स्वभाव था वो बहुत ही मृदुल था। इस कारण वह महादेवी वर्मा के पालित सभी पशु पक्षियों में इतनी हिलमिल गई कि कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी अपनी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंखें खुजालने लगे। वह स्थिर खड़ी होकर आंखें मूंद कर आनंद की अनुभूति करने लगी। इतना ही अपने स्वभावगत विशेषताओं के कारण वह आवाज़ से ही नहीं, पैरों की आहट से भी वो लेखिका कह रही है कि हमें पहचानने लगी। वह चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी परिचित हो गई थी कि कब चाय का समय है, कब नाश्ते का, कब खाने का। वो इन सारे समयों से गोरा परिचित हो गई। अब देखिए, यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। इससे आगे देखिए, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषता उसकी काली बिलोली आँखों का तरल सौंदर्य दृष्टि से बांधकर स्थिर कर देता था, ठीक है। कुछ ही दिनों में लेखिका क्या बता रही है, वो सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसकी पेट के नीचे और पैरों के बीच खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजालने लगे। यह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको यह आवाज़ से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचान लेती थी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो जाता था कि मोटर के गेट में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा कर सिर पर घर को उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुंह आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली काली आंखों में तैरा करती थी। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। 1 वर्ष बाद गोरा ने एक बछड़े को जन्म दिया, ठीक है। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वल्ले ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारते थे। देखिए, 1 वर्ष बाद गोरा ने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा इतना सुंदर लाल रंग का, उसका नाम रखा गया लालमणि।
ठीक है। और सभी उसे प्यार से लालू लालू बुलाया करते थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः साय 12 सेर से लगभग दूध देती थी। जो गोरा थी ये सुबह शाम 12-12 किलो दूध दिया करती थी। ठीक है। इसके पास लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक दूध रहता था कि आसपास के सभी बाल गोपालों से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नाव का आशीर्वाद पारित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम विशिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करने लगते। फिर नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर से कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उसके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। जिस दिन वो सभी जीव जंतु आकर बैठते नहीं थे दूध के लिए, तो गोरा रंभा रंभा कर उन्हें बुलाने लगती थी। पर जब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी, नौकरों के नागरिकों तो दोना जानते ही नहीं थे और गांव के आए वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके कि घंटों लगा देते थे। गोरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाल हमारे यहाँ दूध देता था वह उससे इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया। तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। देखिए लेखिका क्या कह रही है। गोरा से पहले जो ग्वाला हमारे घर दूध देने आता था, ठीक है, उसे हमने अपनी ये समस्या बताई तो उसने कहा मैं तुम्हारे इस गोरा का दूध निकाल लिया करूँगा। 2-3 महीनों के उपरांत लेखिका कह रही हमने क्या देखा, 2-3 माह के बाद गोरा जो है वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली और कमज़ोर हो गई और वह उत्तरोत्तर कमज़ोर होती गई। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक जानवरों के डॉक्टरों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि गाय को सुई खिला दी गई है। अंत में डॉक्टरों ने बताया सारे चेकअप होने के बाद कि गाय को किसी ने सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय में पहुंच चुकी है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तो रक्त संचार रुकने से गाय की मृत्यु भी हो जाएगी। देखिए अब बेटा अब ये तो देखिए, अगर गाय सुई किसी चारे वगैरह में खाई जाती तो पेट में नीचे अंदर चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये ऐसा लग रहा है कि गोरा को जो सुई है वो किसी ने गुड़ या आटे में डाल के खिलाई है और वो गोरा के गले हृदय तक पहुंच गई है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। लेखिका कह रही कष्ट, मुझे दुख बहुत हुआ कि भाई गोरा के साथ ऐसा हुआ, लेकिन हैरानी भी हुई कि किसने ये घृणित कार्य किया होगा। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने वाने में गई हुई सुई मुंह से छिदकर रह जाती है। गुड़ की डली के भीतर रखी गई सुई गले के नीचे उतर जाती है और अंत रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच जाती है। अतः अंत में एक ऐसा
निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता था गाय का आना सह नहीं सकते थे। जो ग्वाले थे उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई गाय ज़्यादा दूध दे या हमारे से दूध ना लेकर अवसर ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उन्हें खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते थे। गाय के मर जाने से उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते थे। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाल एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया और संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक। लेखिका कह रही है, जब मैं ये बात कर रही थी और जिस ग्वाले को हमने गाय के दूध को निकालने के लिए रखा था वो इस बात को सुनते ही तुरंत वहाँ से भाग गया, अंतर्ध्यान हो गया और अब मेरा संदेह विश्वास में बदल गया। अब तक तो लेखिका कह रही है कि मुझे संदेह हो रहा था लेकिन अब मेरा विश्वास में बदल गया। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु के संघर्ष आरंभ हो चुका हुआ जिसकी स्मृति मात्र से ही आज भी मन सिहर उठता है। लेखिका कह रही है, जब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ अर्थात वो इतनी तड़फी कि मृत्यु का समय निकट आ गया। आज भी जब लेखिका कह रही है उस दृश्य को मैं, उस सीन को मैं, उस बात को याद करती हूँ तो हृदय कांप उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को, अब डॉक्टरों ने क्या कहा कि गाय को सेब का जूस पिलाया जाए क्योंकि सेब के जूस में कैल्शियम होता है और कैल्शियम जम जाने से और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेबों का, लेखिका कह रही है, हम रस निकाल कर गाय को निकाल कर दिया जाता था और नली से गोरा को पिलाया जाता था। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते थे। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत बड़ी मोटी सिरिंज तथा बड़े बोतल भरे दवा की आवश्यकता होती थी। अतः अब इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसे यातनामय हो जाता है। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर ही चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कानों में पानी की 2 बूंदें छलकने लगती थी। तब वो गोरा भी बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। ठीक है, और वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। ठीक है, अब कुछ खा नहीं पा रही थी और लेखिका कह रही हम सेरों सेर सेब का जूस नलियों से उसे डालते थे जिससे वो सुई पर कैल्शियम जमा हो जाए। लाल मणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और अब वह उठ भी नहीं पाती थी। अब गोरा की स्थिति ऐसी थी कि वो उठ भी नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी लहरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुंह रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती। लाल मणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, उसे रुचाया नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अंततः अवसर मिलने पर ही वह गोरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार कर उसे उठाना चाहता था और खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा की ही लेता रहता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं था। लेखिका कह रही है मैंने तो बहुत से पशु पक्षी पाल रखे थे, अंत में जो मरते हैं
उनकी वेदना को सहन करना पड़ता है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा मुझे याद नहीं है। अर्थात गोरा की मृत्यु पर लेखिका कह रही है हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि गोरा की बेटा मृत्यु हो जाती है। किसी ने उसे सुई खिला दी गुड़ के साथ और दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टरों को भी दिखा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और एक दिन गोरा की मृत्यु हो जाती है। और लेखिका कह रही है गोरा की मृत्यु के बारे में सोचकर आज भी सिहर उठती हूँ। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।